देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। यस मैम। स्क्रीन शेयर हुआ? यस मैम। ओके। तो देखो मैंने जो लास्ट दिन 2 होमवर्क दिया था, क्या तुम लोगों ने वो किया? एक इलास्ट्रेशन 11 था और एक इलास्ट्रेशन तो मुझे याद नहीं है, लास्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन में लास्ट था। क्या तुम लोगों ने कोशिश किया था? मतलब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम पूछ ले रहे हैं कि किया है कि नहीं किया है। कुछ नहीं बता रहे, उसका मतलब क्या? नहीं किए हैं, इसका मतलब तो मुझे वही समझ में आता है कि नहीं किए हो, कुछ भी ट्राई नहीं किए हो। मैम 11 हुआ था। 11 11টা কি বলছো বলো? কি বললে বিশাল? বুঝতে পারলাম না, বলো আরেকবার। আমি 11টা করেছিলাম, ব্যালেন্স শিটটা মেলেনি। 11টা করেছো, ব্যালেন্স শিটটা মেলেনি। আচ্ছা, আর লাস্টেরটা? লাস্টেরটা হয়নি। লাস্টেরটা হয়নি, ওটা পার্টনারশিপ ইনক্লুডেড ছিল, ঠিক আছে। तो देखो इलास्ट्रेशन 11 और लास्ट जो था दिया हुआ सम्स, वो पार्टनरशिप भी था उसमें, ठीक है। तो वो ये दोनों करके फिर हम लोग जो अनसॉल्व है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अब अवय ran ए स्मॉल शॉप, एक मिनट, गुड इवनिंग मौसमी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन था, अवय runs a small shop and deals in various goods. He has not been able to tally his trial balance and has closed it by taking the difference to suspense account. तो लास्ट दिन भी हम लोगों ने एक सम्स किया था, वो भी सस्पेंस अकाउंट का था। यहाँ पर देखो अवय कैपिटल है 1,50,000, ड्राइंग्स दिया हुआ है, देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है 75,000, फिक्स्ड एसेट 1,35,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 36,500, परचेज एंड रिटर्न। तो परचेज जो डेबिट में है, वो परचेज का रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है, बिकॉज परचेज डेबिट है, परचेज का रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है। सेल्स एंड रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स क्या होगा? सेल्स कौन सा वैल्यू है? सेल्स ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू है, बिकॉज सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स का रिटर्न डेबिट होता है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से मिलना चाहिए, तो वो डेटर होगा, तो ये वाला डेटर है डेबिट साइड, और ये टू क्रेडिटर, ड्यू टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे करना है, तो ये क्रेडिट साइड वाला क्रेडिटर का वैल्यू हो गया। एक्सपेंस दिया हुआ है, कैश, कैश दिया हुआ है, ठीक है। बैंक, देखो कैश, लेकिन यहाँ इस ये किस साइड दिया हुआ है दिख रहा है तुम लोगों को? देखो यहाँ पर कैश नॉर्मली किधर होना चाहिए बताओ मुझे? ये तो क्रेडिट, ये तो डेबिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड है, पहले डेबिट फिर क्रेडिट ही लिखा जाता है, वो आगे चला गया है वो पेज। तो कैश देखो, कैश किधर है इस क्वेश्चन में? कैश है क्रेडिट साइड, तो ये क्या हो रहा है? मतलब क्रेडिट साइड है, मतलब क्या है ये? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर तो ओवरड्राफ्ट नहीं बोल रहा है, तो ओवरड्राफ्ट मतलब जब हम लोग बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं ओवरड्राफ्ट होता है। अब कैश का इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट ही है बट ये नेगेटिव बैलेंस है कैश का। बैंक डिपोजिट एंड इंटरेस्ट अर्न, तो बैंक डिपोजिट कौन सा है? जो एसेट है यानी डेबिट साइड, और इंटरेस्ट अर्न जो क्रेडिट साइड है, बिकॉज ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड होता है। अब सस्पेंस अकाउंट में देखो ये 4,000 ये क्रेडिट साइड में लगाया इन लोगों ने, क्योंकि टैली नहीं हो रहा था। एडवर्टाइजिंग बता दिया है 2 लाख। नेक्स्ट देखो आगे क्या बता रहा है,
क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2013 ये है 45,000 एट कॉस्ट एंड कुड सेल ओवर दिस वैल्यू। और ये क्या है, 45,000 है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, और इसमें हम लोग इसे चाहे तो सेल कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। डेप्रिसिएशन ऑफ 13,500 नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो परसेंटेज वगैरह नहीं बता के अमाउंट बता दिया है, तो हम लोग अमाउंट यूज करेंगे। ए विथड्रॉल स्लिप indicate a cash withdrawal of 15,000 which was charged as drawing। ये देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या बोला है, एक विथड्रॉल स्लिप। विथड्रॉल मतलब जब हम लोग बैंक से जाके पैसा निकालते हैं तो एक विथड्रॉल स्लिप रहता है, बोलते हैं कि विथड्रॉल करना है तो मुझे एक फॉर्म दे दीजिए, तो वो फॉर्म भर के हम लोग जाएंगे तो कैश विथड्रॉल कर पाते हैं, ठीक है। तो विथड्रॉल स्लिप में कितना बताया है, 15,000, ठीक है, चार्ज एज ड्रॉइंग। तो however it was noticed that 11,000 was used for business purpose only and was entered as expense in cash book। अब ये हुआ क्या है, 15,000 पैसा तो ड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन उसे ड्राइंग्स दिखा दिया गया है। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने चेक किया तो ये देखा गया है कि 11,000 यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। तो जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, क्या वो ड्राइंग्स होगा या फिर वो एक्सपेंस होता है? बताओ क्या होगा। जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, क्या वो ड्राइंग्स होता है? क्या चीज ड्राइंग्स होता है, मतलब किसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं? मैम जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। और एक बार बताओ। मैम जो पर्सनली यूज होता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। हाँ, जो पर्सनली यूज होता है वो ड्राइंग्स होता है। तो क्या ये 11,000 ड्राइंग्स होना चाहिए? क्या 11,000 ड्राइंग्स होना चाहिए? नो मैम, नो, 11,000 हाँ ड्राइंग्स नहीं होगा, क्योंकि देखो ये बता दिया पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए 11,000 हम लोगों ने क्या किया है, यूज किया है। और फिर इसे क्या कर दिया, फिर इसे एंटर्ड कर दिया एज एक्सपेंस इन कैश बुक। कैश बुक में इसे हम लोगों ने एक्सपेंस दिखा दिया है। तो इससे इफेक्ट क्या हो रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या हुआ। हम लोगों ने 15,000 मतलब विथड्रॉल किया है और जिसे ड्राइंग्स दिखा दिया है, ठीक है, जो कि ड्राइंग्स है ही नहीं, ठीक है। तो ड्राइंग्स पूरा दिखाया है, लेकिन इसमें से 11,000 हम लोगों ने बाद में देखा कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ, यानी 11,000 तो ड्राइंग्स है ही नहीं। तो ड्राइंग्स को 11,000 से क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग्स को 11,000 से एड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज 11,000 का ड्राइंग्स जो रॉन्गली चार्ज हो गया, बिकॉज 11,000 अगर बिजनेस पर्पस पे यूज हुआ है तो वो तो ड्राइंग्स हो ही नहीं सकता है। तो ड्राइंग्स 11,000 ज्यादा चार्ज हो गया, हम लोग इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता है, ड्राइंग्स का एंट्री होता है ड्राइंग्स टू कैश। तो अगर हम लोगों ने ड्राइंग्स का एंट्री पास करवाया है तो ड्राइंग्स तो गलत हुआ ही, उसके साथ कैश भी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये 3,000 जो नेगेटिव कैश वैल्यू है, इसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 11,000 को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इसे क्या कर दिया है, हम लोगों ने इसे दिखा दिया है कि कैश विथड्रॉल जो हुआ है उसमें से 11,000 जो है ये हम लोग को पता चल गया ये ड्राइंग्स नहीं है। तो इसका मतलब 11,000 को हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं। 11,000 क्या हो जाएगा, प्लस 11,000 कर देंगे, ड्राइंग्स जो ज्यादा दिख रहा है उसे हम लोग 11,000 से रिड्यूस कर देंगे। उसके साथ साथ क्योंकि ड्राइंग्स का एंट्री होता है ड्राइंग्स टू कैश, तो उसमें क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स टू कैश में जो हमारा 11,000 चार्ज हो गया टू कैश, जो क्रेडिट हो गया, यानी कैश जो आउटफ्लो दिखा रहे वो तो एक्चुअली ड्राइंग्स हिसाब से आउटफ्लो होना ही नहीं चाहिए था, इसीलिए 3,000 जो नेगेटिव हो गया है उसे हम लोग ऐड कर देंगे 11,000। उसके बाद शायद ये पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव 8,000 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो गुड्स वर्थ 19,000 वेयर परचेज्ड ऑन 24th March 2013। गुड्स जो है 19,000 का परचेज हुआ है 24th March 2013 एंड सोल्ड ऑन 29th March 2013 फॉर 23,750। 19,000 का गुड्स 23,750 में सेल हुआ है, और दोनों ही देखो विद इन द अकाउंटिंग ईयर हुआ है, बिकॉज अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च। तो परचेज 24th को हुआ था, सेल 29th को हुआ था, तो दोनों ही अकाउंटिंग ईयर के लिए वैलिड है इस अकाउंट्स के लिए। और करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है क्या, सेल्स, बट परचेज इनवॉइस वाज मिस्ड आउट। तो परचेज हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है, जबकि हम लोगों ने सेल को रिकॉर्ड किया है। तो परचेज अगर रिकॉर्ड नहीं किया है तो हम लोग का परचेज का वैल्यू 19,000 से क्या होना चाहिए, इंक्रीज करवाना चाहिए। और अगर परचेज का वैल्यू 19,000 से इंक्रीज होगा तो क्रेडिटर भी 19,000 से इंक्रीज करवाएंगे, बिकॉज यहाँ पर तो बोला नहीं है कैश परचेज है या क्या, तो फिर हम लोग इसे क्रेडिट परचेज मान रहे हैं।
तो ये जो खरीदा गया है उसे हम लोग सेल तो किए हैं और सेल सही है, यानी सेल का जो ये वैल्यू दिख रहा है 8,50,000 उसमें ये 23,750 इंक्लूडेड है बिकॉज रॉन्गली सॉरी करेक्टली रिकॉर्डेड है, बट जो परचेज है वो करेक्टली रिकॉर्डेड नहीं है, तो परचेज मिस्ड आउट है, तो परचेज को रिकॉर्ड करेंगे और परचेज रिकॉर्ड करेंगे तो उसके साथ साथ हमारा क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न वेयर, ये देखो परचेज रिटर्न वेयर 1500 वेयर रूटेड थ्रू सेल्स रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न हुआ था लेकिन उसको हम लोगों ने सेल्स रिटर्न कर दिया। पार्टी अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, लेकिन जिससे रिटर्न मिला था, जिसको रिटर्न किए थे, बिकॉज था हमारा परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न का एंट्री होता है इस तरह से, देखो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है और ये देखो इस तरह से होगा, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न या फिर पार्टी टू परचेज रिटर्न, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जिसका नाम है वो तो सही लिखा है, परचेज रिटर्न की जगह लिख दिया हम लोगों ने सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न परचेज रिटर्न जो है वो हम लोगों ने दिखाया ही नहीं है, यानी परचेज हमारा ज्यादा दिख रहा है, 1500 से परचेज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो कहीं पर गलती नहीं है, तो वन साइडेड एरर है, तो 1500 से हमें परचेज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बिकॉज ये रिटर्न हो गया है लेकिन हम लोगों ने दिखाया नहीं है, तो स्टॉक का वैल्यू ज्यादा दिख रहा होगा, परचेज वाला स्टॉक का वैल्यू। फिर देखो क्या है, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 3750 रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2013। एक्सपेंस जो है वो 31 मार्च 2013 के बाद का है, तो 31 मार्च 2013 के बाद का है, यानी प्रीपेड है, एडवांस है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। जैसे ही 31 मार्च 2013 के बाद हो जा रहा है, यानी वो क्या हो जा रहा है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हो जा रहा है, तो ये हम लोग का प्रीपेड हो जाएगा। तो प्रीपेड जो है वो हम लोग एक बार पीएल के वहां पर एडजस्ट करेंगे, जो एक्सपेंस है उससे माइनस करेंगे और जो बैलेंस शीट है वहां पर हम लोग एसेट साइड में शो करेंगे। उसके बाद देखो क्या है, परचेज बुक was overcast by 1000। परचेज बुक जो है वो ज्यादा दिख रहा है कितने, 1000 से। पोस्टिंग टू सप्लायर अकाउंट इज करेक्ट, ये भी वन साइडेड एरर है, देखो सप्लायर अकाउंट में सही दिया हुआ है लेकिन परचेज बुक मतलब परचेज का वैल्यू हम लोगों ने गलती से ज्यादा दिखा दिया है 1000, तो वो कम करना पड़ेगा। लेकिन सप्लायर यानी परचेज टू जो क्रेडिटर होता है ना, टू क्रेडिटर, क्रेडिटर वाले पोस्टिंग में कोई भी गलत नहीं है, क्रेडिटर वाला पोस्टिंग जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो और लास्ट में एक बताया कि एडवर्टाइजमेंट विल बी यूजफुल, देखो क्या बताया, फॉर जेनरेटिंग रेवेन्यू फॉर 5 years। तो एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है वो 5 years तक रेवेन्यू जनरेट करने के काम आएगा। तो पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड, मैम हाँ ম্যাম এটা ব্যালেন্স শিটে টোটালটা একটু বলবেন? ব্যালেন্স শিটের টোটালটা হচ্ছে 4,30,000। আমার একটা সাইডে এসছে আর একটা সাইডে 4,29,000 এসছে। 29,000 এসছে, কোন দিকে 29,000 এসছে, অ্যাসেট থেকে না, অ্যাসেটে, অ্যাসেটে 29,000, আচ্ছা দেখছি, এখানে তো 1,000 কিছু দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে দেখছি, এটা এটা এক্ষুনি হয়ে যাবে, দেখো কোনখান কি প্রবলেম হয়েছে।
तो देखो सबसे पहले है अवैस कैपिटल, तो ये ट्रेडिंग एंड पीएल, यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहले अवैस कैपिटल, तो कैपिटल बताओ कितना था? 1,50,000, फिर ड्राइंग्स है 75,000, तो कैपिटल है 1,50,000, लेस करेंगे ड्राइंग्स है 75,000। लेकिन अभी हम लोगों ने एडजस्टमेंट में पढ़ा कि ड्राइंग्स जो है वो रॉन्गली चार्ज हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो पैसा निकाला है उसे हम लोगों ने मतलब पर्सनल यूज में लगाया ही नहीं है, अभय ने वो बिजनेस यूज में लगाया है, और 11,000 जो है वो पर्सनल यूज के लिए था, तो रॉन्गली चार्ज इन ड्राइंग्स ये हो जाएगा 11,000 ऐड करना पड़ेगा, यानी 75,000 नहीं होगा। तो ये कितना हो रहा है चेक करो, 1,50,000 माइनस 75,000 प्लस 11,000, तो ड्राइंग्स ये 86,000 हो जाएगा। अब नेट लॉस या प्रॉफिट देखना पड़ेगा, जो आ रहा है वही हम लोग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो है फिक्स्ड एसेट है 1,35,000, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट 1,35,000। फिक्स्ड एसेट ओपनिंग स्टॉक है 36,500, तो ओपनिंग स्टॉक 36,500 टू ओपनिंग स्टॉक 36,500। परचेज एंड रिटर्न, टू परचेज लेस रिटर्न। परचेज है 6,75,000 और इस पे रिटर्न है 13,500। और परचेज में और भी बहुत सारा एडजस्टमेंट था, तो पहले ये देख लेते कितना आता है। 6,75,000 माइनस 13,500, तो 6,61,500। $6,61,500। फिर हम लोगों ने देखा परचेस का जो भी एडजस्टमेंट था, देखो उसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्या देखा है कि कुछ ऑमिट हो गया था, ठीक है, और कुछ रिटर्न जो है वो भी गलत हो गया था। एक मिनट चेक कर लेते क्या क्या था। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक है, इसे लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 45,000, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 45,000, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 45,000। फिर नेक्स्ट देखो क्या है एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन है 13,500, तो डेप्रिसिएशन है 13,500 लेस डेप्रिसिएशन 13,500, तो कितना होता है 1,35,000 माइनस 13,500, तो 1,21,500। और यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन, यहाँ ट्रेडिंग पीएल में देना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन 13,500। अच्छा, ये सब एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये ड्राइंग्स, इसका मैंने एडजस्टमेंट किया। 11,000 का ड्राइंग्स जो रॉन्गली चार्ज हो गया था उसे मैंने ऐड किया है, और कैश में भी इसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जब हम लोग कैश लिखेंगे उसमें ऐड हो जाएगा रेक्टिफाइड बोल के 11,000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम लोगों ने ड्राइंग्स टू कैश के लिए कर दिया है, बिकॉज हम लोगों ने वो मान लिया है कि वो बिजनेस एक्सपेंस को ड्राइंग्स दिखा दिया था, इसीलिए। नेक्स्ट देखो परचेज का मिल गया, गुड्स 19,000 का जो है परचेज हुआ था,
और सेल भी हुआ है। सेल तो करेक्टली पोस्टेड है बट परचेज इनवॉइस मिस्ड आउट है। इनवॉइस रेज हुआ है यानी क्रेडिट परचेज हुआ है, तो फिर इसे ऐड करना पड़ेगा परचेज में। तो ये देखो परचेज में इसे ऐड करेंगे, ओमिटेड बोल के ऐड कर देते हैं, ओमिटेड परचेज, ओमिटेड हो जाएगा 19,000 और जो क्रेडिटर है वो भी 19,000 से बढ़ जाएगा। क्रेडिटर फॉर परचेज अलग से लिख देते हैं 19,000, क्रेडिटर फॉर परचेज हो जाएगा 19,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो परचेज रिटर्न 1500, वो सेल्स रिटर्न हो गया। पार्टी का नाम सही है, परचेज रिटर्न की जगह हम लोगों ने सेल्स रिटर्न लिख दिया। तो ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, परचेज पहले तो परचेज रिटर्न में से दिखाएंगे, लेस करना पड़ेगा रिटर्न, एडिशनल लिख देते हैं, एडिशनल रिटर्न बिकॉज ऑलरेडी आगे एक रिटर्न था, एडिशनल रिटर्न हो जाएगा 1500 का। और इस जो सेल में इंक्लूड हो गया है उसे क्या करना पड़ेगा, सेल में ऐड करना पड़ेगा। अरे ये तो बैलेंस शीट है, सॉरी। यहाँ से लेस करेंगे 1500 और यहाँ पर जब बाई सेल्स लिखेंगे तो सेल्स में रिटर्न को ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ये था परचेज रिटर्न, तो परचेज कम होना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने सेल को कम कर दिया। पार्टी का नाम सही था इसीलिए डेटर क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो सेल्स में रिटर्न हम लोग ऐड कर देंगे कितना 1500। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सपेंसेस इंक्लूड 3750 रिलेटेड टू द प्रीपेड। अच्छा तो अब आगे जाते देखते, परचेज तक हम लोगों ने लिखा था, फिर सेल्स एंड रिटर्न, तो सेल्स है 8,50,000, सेल्स है 8,50,000 और ये रिटर्न ऐड होगा और जो एक्चुअल रिटर्न है वो तो लेस होगा, तो यहाँ पर माइनस भी कर देते हैं, लेस रिटर्न, ये रिटर्न रेक्टिफाइड कर दो, रिटर्न रेक्टिफाइड। और ये जो रिटर्न है ये कितने का है, ये था 34,000, तो ये 34,000, तो बताओ कितना हो रहा है, 85,000 माइनस 34,000, सॉरी 8,50,000, 8,50,000 माइनस 34,000 प्लस 1,500, तो 8,17,500, 8,17,500 और ये क्लोजिंग स्टॉक 45,000, तो 8,62,500 आ जा रहा है। और इधर हम लोगों को चेक करना है यहाँ पर और कुछ होगा कि नहीं, नहीं और तो कुछ नहीं है। तो परचेस का चेक करते कितना हो रहा है, 675,000 माइनस 135,000 प्लस 19,000 माइनस 1,500, 6,79,000। लेकिन और एक ओवरकास्टिंग भी था, ये देखो यहाँ पर देखो एक ओवरकास्टिंग था, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1,000, ठीक है, सप्लायर में ठीक है, परचेज में जब लिखा हम लोगों ने तो वो ओवरकास्ट हो गया, मतलब ज्यादा, ठीक है, ओवरकास्ट हो गया है मतलब ज्यादा वैल्यू शो हो गया है। अच्छा तुम लोग को स्क्रीन शो हो रहा है, तो मिडिल में हैंग कर गया था ओपन बोर्ड, हो रहा है मैम। अच्छा ठीक है, लेस होगा ओवरकास्ट, ओवरकास्ट 1,000, ये भी 1,000 का था तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दो, 6,79,000 आया था तो 6,78,000। तो फिर से एक बार परचेज का एडजस्टमेंट बता देते हैं, परचेज दिया हुआ था 6,75,000, रिटर्न दिया हुआ था 13,500, ये दोनों ट्रायल बैलेंस में था,
नेट करके ये आया। परचेस हम लोगों ने इनवॉइस मतलब जो है क्रेडिट इनवॉइस जो है मिला था हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने उसका एंट्री ही नहीं किया, ठीक है ना, मतलब पूरा ही एंट्री नहीं किया, इसलिए सप्लायर में भी 19,000 दिखाया हम लोगों ने, यहाँ पर ओमिटेड परचेस करके परचेस का वैल्यू बढ़ाया। और एक रिटर्न था जो हम लोगों ने सेल्स रिटर्न बता दिया था, इसलिए सेल्स रिटर्न में ऐड किया है क्योंकि सेल्स कम हो गया होगा, और यहाँ पर जो एक्चुअली होना चाहिए था रिटर्न माइनस, तो हम लोगों ने माइनस कर दिया। इसके अलावा परचेस बुक जो है वो 1000 रुपीज से हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया है, जबकि सप्लायर में कोई भी गलती नहीं था, इसलिए यहाँ पर 1000 हम लोगों ने माइनस कर दिया है, तो 6,78,000 आ गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा जीपी, डेप्रिसिएशन पीछे दिखा देंगे। तो 2 जीपी बताओ कितना आ रहा है, क्या है जो तुम लोगों ने 8,62,500, बताओ कितना आ रहा है? 1,48,000। 1,48,000। हम्म, 1,48,000। फिर नेक्स्ट पीएल बाई जीपी 1,48,000। टू डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था, वहां पर मैंने रब किया, डेप्रिसिएशन है 13,500 था, डेप्रिसिएशन 13,500। और उसके बाद है एडवर्टाइजिंग है 2 लाख, तो 2 एडवर्टाइजिंग 2 लाख। और एक एक्सपेंस था उसमें प्रीपेड था, तो एक्सपेंस था 45,750 और उसमें प्रीपेड था, तो लेस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड ऐसे ही पता चला हम लोगों को क्योंकि वहां पर दिया हुआ था कि ये जो है ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो 3750 माइनस करो तो ये आ जाएगा 42,000। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट अर्न था, ये देखो एक्सपेंसेस 45,750 और कैश बैंक डिपॉजिट्स और एक्सपेंस 45,750। इंटरेस्ट है 5,750, तो इंटरेस्ट इनकम होगा, तो टोटल करो देखो क्या आ रहा है। 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 13,500, तो ये हो जाएगा 2,55,500। 2,55,500 माइनस 1,48,000 माइनस 5,750, तो नेट लॉस आ रहा है बाई नेट लॉस 101750, नेट लॉस आ गया 101750। अब बैलेंस शीट में देखो, अब नेट लॉस तुम लोग दो चीज कर सकते हो, या तो यहाँ से माइनस नेट लॉस दिखा दो तो भी होगा, ठीक है, या फिर नेट लॉस को हम लोग यहाँ पर पीएल डेबिट बैलेंस भी दिखा सकते हैं। तो बुक का जो आंसर है उसमें इन लोगों ने पीएल डेबिट बैलेंस लिया है, तो अगर हम लोग बुक के आंसर के साथ टैली करना चाहते हैं मतलब टोटल, ठीक है, वैसे बैलेंस शीट टैली होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 3750 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर देखो क्या है, कस्टमर टू क्रेडिटर, अच्छा ड्यू फ्रॉम कस्टमर यानी डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर है 3,25,000, तो यहाँ लिखते हैं 3,25,000 और डेटर डेटर है 95,000। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट था, बैंक डिपॉजिट 55,000, ये देखो बैंक डिपॉजिट 55,000, कैश का नेगेटिव बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है 3,000, ये एडजस्ट करके आ जा रहा है 8,000। और क्लोजिंग स्टॉक शायद मैंने पहले ही लिखा है, हाँ। अब टोटल करो 1,21,500 प्लस 10,1750 प्लस 3,750 प्लस 45,000 प्लस 95,000 प्लस 55,000 प्लस 8,000, 4,30,000। और इधर देखो
86,000 प्लस 3,25,000 प्लस 19,000 तो 4,30,000 इस तरह से 4,30,000 आ रहा है। और अगर हम लोग ये पीएल जो है इसे हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ये पीएल को अगर इधर देंगे, ठीक है, ये पीएल बैलेंस अगर इधर देंगे, देखो हम दिखा देते हैं येलो कलर से करके दिखाते हैं, ये देखो पीएल अगर यहाँ पर देंगे तो 101750 माइनस हो जाएगा तो भी होगा, आंसर सिर्फ अलग आएगा, टैली होगा। हम यहाँ पर बॉक्स करके दिखाते हैं, 86,000 से 101750 माइनस करो 101750 तो ये आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा 15,750। देखो 15,750 नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सब ऐड करो प्लस 3,25,000 प्लस 19,000 तो आ रहा है देखो 3,28,250 ये आएगा, ठीक है, अगर हम लोग पीएल को उधर चार्ज करेंगे। और इधर कितना आएगा 8,000 प्लस 55,000 आ जाएगा, फिर यहाँ से 95,000 फिर 45,000 3750 पीएल को छोड़ दो 1,21,500 3,28,250 तो भी आएगा 3,28,250। देखो सेम ही बात है, ये अगर बुक के साथ टैली करना है क्योंकि बुक में आंसर है 4,30,000 तो बुक के साथ अगर टैली करना है तो पीएल को इधर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पीएल प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। लॉस होने से कभी कंपनी अकाउंट्स करे होगे तो देखो कंपनी अकाउंट से बहुत बार पीएल जब ये फॉर्मेट फॉलो होता था, अभी तो नहीं, जब ये फॉर्मेट अभी तो पीएल जो है रिजर्व सरप्लस के अंडर आ जाता है तो वो पॉजिटिव होता है तो ऐड हो जाता है, नेगेटिव होता है तो माइनस होता है। लेकिन पहले जब टी शेप में कंपनी अकाउंट्स होता था तब देखो पीएल का डेबिट बैलेंस जो है वो हमेशा एसेट साइड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाने के लिए जरूरत होता है। कैपिटल है प्रॉफिट से बढ़ता है या फिर एडिशनल जो कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उससे बढ़ता है। तो प्रॉफिट को या तो यहाँ से लेस मतलब ऐड करो, प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो लेस कर सकते हो या फिर इधर दिखा सकते हो, इधर दिखाओगे तो ऐड कर दो, सिंपल तो आ जा रहा है। और अगर माइनस करोगे तो देखो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव और ये सब पॉजिटिव मिला के आ रहा है इधर 3,28,250। और जब हम लोग ये वाला मतलब अप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन को हटा देंगे और ये वाला पोर्शन हटा दोगे तो इधर टोटल करोगे तो भी आ जाएगा देखो 3,28,250 तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक ऑप्शन तुम लोगों को करना है, या तो तुम लोग उस तरह से कर लो जो मतलब जैसे बुक में दिया हुआ है पीएल को इधर एसेट साइड में दिखा के कर सकते हो, और अगर नॉर्मल देखो नॉर्मल तुम लोग का हैबिट शायद यही होगा कि पीएल तुम लोग माइनस करोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट टैली करेगा ही करेगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ टोटल का जो वैल्यू है वो अलग आएगा, बाकी टैली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग जो अलग एक क्वेश्चन था थोड़ा देखो, लास्ट जो क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ट्रेडिंग पीएल के साथ साथ पार्टनरशिप भी इंक्लूडेड था, तो देखो ये वाला हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए फाइनल अकाउंट्स ऑफ मेसर्स एक्स एंड वाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इसमें दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, लोन, लोन का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। लोन का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है,
लोन का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होगा? लोन गिवन। लोन गिवन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो लोन क्या होता है? लाइबिलिटी, अगर डेबिट बता रहा है तो फिर क्या होगा? लोन गिवन। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। फर्नीचर, ड्राइंग्स दिया हुआ है, पार्टनरशिप का है ना, देखो एक्स वाई दो पार्टनर है, इन लोगों का ड्राइंग्स बताया गया है पार्टनर का। उसके बाद कैश है, लैंड परचेज, इंटरेस्ट क्रेडिट है मतलब इनकम, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ट्रेड चार्ज, कैपिटल दिया हुआ है दो पार्टनर का, एक्स एंड वाई का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज 6 months एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% एंड 4%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो चार्ज हो रहा है 6% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिवन हो रहा है 4%। तो देखो पार्टनरशिप तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो तुम लोग को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो हम बताते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉ कौन कर रहा है? पार्टनर। अगर पार्टनर ड्रॉ कर रहा है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है? वो इनकम है। क्यों? क्योंकि पार्टनर अगर पैसा ड्रॉ करेगा तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और जब पार्टनरशिप पढ़ोगे तो तुम लोग का है तो हम बताएंगे पार्टनरशिप में क्या होता है। जब ड्रॉ किया जाता है, पार्टनर लोग जब ड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है वो डिपेंड करता है डीड पे, क्योंकि डीड अगर बना हुआ है कि इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा पार्टनर लोगों को, अगर वो लोग अपना पैसा कुछ भी ड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट देखो कितना दिया हुआ है? 6% ड्रॉइंग्स के ऊपर। और कैपिटल, कैपिटल का भी वही होता है। डीड में अगर लिखा हुआ है कि पार्टनर लोगों को उन लोगों का इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा, वो दिया हुआ है 4%। कुछ नहीं बताया गया, यानी पर एनम। वाई इज टू गेट सैलरी। अब पार्टनर लोग क्या कर सकता है? खुद अगर काम कर देगा तो उन लोग को सैलरी भी मिल जाएगा। तो वाई को क्या मिलेगा? वाई इज टू गेट सैलरी बताया है 400 पर मंथ। तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये सब ईयरली होता है फाइनल अकाउंट्स, तो इंटू 12 करेंगे। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है कि x इज टू गेट ए कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन ग्रॉस सेल। x को कमीशन मिलेगा, जैसे y को सैलरी मिलता है, x को मिलेगा कमीशन। किस पे? 2%। देखो 2% ऑन ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल के ऊपर 2% कमीशन मिलेगा। 50% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। 50% प्रॉफिट जो भी होगा उसका 50% ये लोग फंड बनाना चाहता है, और फंड का नाम इन लोगों ने रखा है रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पार्टनर जो है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करने वाले, यानी 1:1 रेशियो में ये लोग प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे। हम लोगों को करना क्या है? देखो ट्रेडिंग तो बनेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ये सब दिया हुआ है। नॉर्मली पार्टनरशिप में कभी ट्रेडिंग नहीं बनाते हम लोग, क्या करते हैं पार्टनरशिप में? हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और एक चीज हम लोग बनाते हैं जो मैंने शायद इसी चैप्टर में तुम लोग को पढ़ा है, पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। पीएल जो बनता है वो बिजनेस का एक्सपेंस के लिए बनता है, ठीक है। हम लोग आउटसाइडर को क्या पेमेंट करेंगे, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब आउटसाइडर को पेमेंट के बाद, मतलब पार्टनर लोग अपना प्रॉफिट वही बता सकता है, पहले उन लोग को क्या करना पड़ेगा? आउटसाइडर लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। आउटसाइडर यानी मान लो ये क्रेडिटर हो गया, प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा हो गया, ये सब मतलब जितना भी बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा है, ये सारा पेमेंट करने के बाद जो बचेगा, पार्टनर लोग, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो वो खुद ही पूरा पैसा घर ले जा सकता था, क्योंकि बिजनेस में दो जन ओनर है, एक एक्स और वाई, तो दोनों क्या है? पार्टनर है। तो दोनों अपना अपना पैसा क्या करेंगे? जो प्रॉफिट हो रहा है उसे एपोर्शन कर लेंगे, उसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो वो लोग एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम लोग को करना पड़ेगा, यानी हम लोग को करना पड़ेगा ट्रेडिंग, ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग का डेटा है ये। देखो ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स है, तो ट्रेडिंग, उसके बाद पीएल, उसके बाद पीएल एप्रो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कुछ नहीं बताया तो सारा चीज करना है, एंड लास्ट हम लोग को करना पड़ेगा बैलेंस शीट। तो इस तरह से इस सम्स को हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो लिखो ट्रेडिंग में क्या क्या लिखना पड़ेगा।
देखो ट्रेडिंग में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग में हो जाएगा बाई सेल्स लिख लेते हैं सबसे पहले 8,20,000, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, परचेज 3,80,000, wages 60,000, carriage inward 4,000, 2 wages 60,000, 2 carriage inward, कैरेज इनवर्ड जो है 4,000, तो कैरेज इनवर्ड 4,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000, तो देखो और तो कुछ नहीं होगा, सेल्स लिख लिया हम लोगों ने, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, वेजेस लिख लिया, कैरेज इनवर्ड, अच्छा रिटर्न इनवर्ड है ये माइनस होगा, तो अच्छा परचेज 3,80,000 परचेज लिखा है, रिटर्न क्या है, रिटर्न इनवर्ड है, तो ये किससे माइनस होगा, सेल्स से, रिटर्न इनवर्ड माइनस होता है सेल्स से, क्योंकि रिटर्न करके हमारे पास ही आ रहा है, तो हम लोगों ने दिया होगा किसी को यानी सेल किया होगा, रिटर्न इनवर्ड, तो 4,000 है इसका वैल्यू, तो माइनस करो, $8,20,000 minus 4,000, 8,16,000, तो रिटर्न इनवर्ड फर्नीचर तो बैलेंस शीट ड्राइंग्स नहीं होगा, अच्छा ये यहाँ पर लैंड है, इंटरेस्ट है, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड भी है 3,000, तो रिटर्न आउटवर्ड यहाँ से माइनस होगा, रिटर्न आउटवर्ड 3,000, तो 3,80,000 माइनस 3,000, तो बताओ कितना होगा, 3,77,000। 3,77,000, अब देखो जीपी कितना हो रहा है बताओ मुझे कैलकुलेट करके, और तो शायद कुछ नहीं है, या फिर देखो एक बार ट्रेडिंग में कुछ आएगा कि नहीं, और कुछ आएगा कि नहीं देखो, और मुझे बताओ जीपी कितना होगा, $1,95,000। 1,95,000 रुको चेक करते हैं, 1,95,000 टोटल, $9,36,000। 9,36,000, 9,36,000, अच्छा देखो सबका यही आया कि नहीं चेक करते हैं, मैम 1,95,000 ही आ रहा है। अच्छा 1,95,000, ठीक है, अब पीएल बनाओ, तुम लोग पीएल स्टार्ट करो, हम भी बता रहे कैसे होगा, पीएल में सिर्फ पीएल वाला खर्चा दो, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस जाएगा, तो 1,95,000 जीपी आ गया, इसके बाद हम लोग पीएल बना लेते हैं, पीएल में बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,95,000, अब ये पीएल मतलब आउटसाइडर का एक्सपेंस, तो उसमें क्या आ जाएगा, लोन तो बैलेंस शीट का होता है, फर्नीचर इसका डेप्रिसिएशन आएगा,
कैश, ये भी बैलेंस शीट, लैंड ये भी बैलेंस शीट, इंटरेस्ट इनकम है ये 1000, बाई इंटरेस्ट बोल के आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट, ये 1000 रुपीज का इनकम आ गया, जैसे नॉर्मल पीएल होता है। सैलरी 40,000, कैरेज आउटवर्ड 2000, तो टू सैलरी 40,000, टू कैरेज आउटवर्ड 2000, और क्या है, इंटरेस्ट लिख दिया, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड तो पहले हो गया, ट्रेड चार्जेस है 8000, तो टू ट्रेड चार्जेस 8000, और डेप्रिसिएशन होगा फर्नीचर पे, चेक करते कितना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10%, तो फर्नीचर है 10,000, उस पर 10% लगाओ, तो 10,000 पे 10% 1,000 हो जाता है, और तो कुछ नहीं है। इसे टू नेट प्रॉफिट ना लिख के हम लोग को लिखना है टू पीएल एप्रोप्रिएशन, टू पीएल एप्रोप्रिएशन, यहाँ पर लिखो टू ट्रांसफर टू, इस तरह से लिखो, टू ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन, जो भी बैलेंस आएगा, तो ये 1,95,000 प्लस 1,000 1,96,000, 1,96,000, अब माइनस करके बताओ। मैम 1,45,000। 1,45,000, तो ये हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। एक्चुअली ये पीएल का नेट प्रॉफिट आया है जो कि ट्रांसफर हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट, लिख सकते हो हाइफन देके, ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है प्रॉफिट जो है उसे एप्रोप्रिएटली, मतलब सही तरह से डिवाइड करो। अब डिवाइड करेंगे तो दो पार्टनर है यहाँ पर, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, बाई, अच्छा पीएल एप्रोप्रिएशन जब करेंगे तो एक्स वाई लिखने का जरूरत नहीं है, अच्छा थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ ये कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तब इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह से नाम डिनोट करके लिखेंगे तो ही हो जाएगा। यहाँ पर पहले ट्रांसफर करते हैं, बाई पीएल अकाउंट से आ रहा है नेट प्रॉफिट 1,45,000 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है इसमें से पार्टनर लोगों का क्या हिस्सा है वो देखना है। ये बिजनेस का प्रॉफिट बचा सारे आउटसाइडर को पेमेंट करने के बाद, लाइक सैलरी, उसके बाद क्या था, डेप्रिसिएशन था, ये सब बिजनेस एक्सपेंस के बाद देखते हैं पार्टनर लोगों को क्या मिलने वाला है। पार्टनर लोगों को मिलने वाला है कैपिटल पे इंटरेस्ट, और ड्रॉ करने पे इंटरेस्ट देना है इन लोगों को। वाई को सैलरी मिलेगा, एक्स को कमीशन मिलेगा, ये चार चीज मिलेगा। तो सबसे पहले वाई को सैलरी दे देते हैं, टू सैलरी टू वाई, तो वाई को सैलरी दिया गया है 400 था शायद, 400 पर मंथ, तो 400 इंटू 12, टू कमीशन टू एक्स, कमीशन जो है एक्स को 2% ऑन ग्रॉस सेल, तो सेल के ऊपर 2%, तो सेल कितना था ये तो ट्रेडिंग में दिखेगा हमें, सेल था 8,20,000, ग्रॉस सेल के ऊपर बोला है, ठीक है, ग्रॉस, ये तो नेट है, ग्रॉस सेल के ऊपर बोला है तो 8,20,000 ही लेना पड़ेगा, ठीक है, 8,20,000 लेना पड़ेगा बिकॉज ग्रॉस सेल के ऊपर बोला है, तो 8,20,000, तो इस पे 2% लगाओ तो कितना आता है देखो, 16,400 आया ग्रॉस सेल, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद है कैपिटल जो है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर लोगों को, क्योंकि कैपिटल वो लोग देता है बिजनेस में, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्स और वाई दोनों को मिलेगा। कैपिटल देख लो क्या है इन लोगों का, 24,000 और 16,000, तो 24,000 और 16,000 इंटू 4% है, तो 4%, तो बताओ कितना होगा। 960 or 640? 960, 640। और ड्राइंग्स जब कर रहा है तो ये लोग पार्टनर लोग इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस का क्या है, इनकम है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए वो इनकम है। अब देखो ड्रॉ कितने कितने अमाउंट से हुआ है, 12,000 एंड 10,000, तो 12,000 और 10,000, और ड्राइंग्स का जो रेट है वो है 6% पर एनम, लेकिन ड्रॉ किया गया है एवरेज 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स छोड़ छोड़ के, तो फिर ये इंटू 6%, ये हो गया पूरे साल का, तो 6 मंथ्स का कितना होगा, इंटू 6/12, 6% इंटू 6/12, तो देखो कितना होता है, 360 or 300? 360 एंड 300, तो अब टोटल करो, देखो कितना होता है, 1,45,000 प्लस 360 एंड 300 होता है 660, तो 145,660 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ, क्योंकि प्रॉफिट का 50%, ये देखो 50% ऑफ द प्रॉफिट जो है रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले कैलकुलेटर पे माइनस करके मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,45,660 माइनस 4,800 माइनस 16,400 माइनस 960 माइनस 640, तो देखो प्रॉफिट हो रहा है 122,860. हाँ 122,860। अब इसका 50% करके देखो कितना होता है, 61,430 होगा, टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड 61,430। वन डबल टू, ये देखो 122,860 आया था इंटू 50%, ठीक है, तो इतना जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से पहले रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, प्रॉफिट का जो हिस्सा है वही रिजर्व फंड में ट्रांसफर होगा, उसके बाद सारा एप्रोप्रिएशन होने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर लोग अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एज ए प्रॉफिट, ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, और जो हिस्सा हो जाएगा वो हो रहा है 1:1 था, तो यानी आधा आधा, 1,45,660, 1,45,660, तो यहाँ पर ये टोटल नहीं करते, अब यहाँ पर लिखेंगे 1,45,000 टोटल जो है 660। अब हम लोग को फिर से एक बार माइनस करना है, तो देखो तुम लोग फिर से माइनस पूरा नहीं करके भी कर सकते, हम लोगों को अप टू यहाँ तक रिजर्व फंड के पहले तक का आंसर आया था 1,22,860, अब उसमें से हम लोगों का कितना चला गया, 61,430, इतना पैसा हम लोगों का चला गया, तो बचेगा कितना, उतना ही बचेगा, 50% रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद 50% ही ना बचेगा, ठीक है, तो कितना अमाउंट बचेगा, 61,430, नहीं तो फिर तुम लोग चेक करके देख लो, 1,45,660 जो था उससे माइनस करो ये सारा डेटा, 4,816 1,400 960 640 61,430, बिकॉज यहाँ तक माइनस करके ही तो हम लोगों का आया था 1,22,860, ठीक है, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, और उसे 50% रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो बचेगा कितना, 50% ही बचेगा। अब इसका दो पार्ट कर दो, डिवाइडेड बाई 2, 61,430 डिवाइडेड बाई 2, यानी 30,715, इतना करके ट्रांसफर हो जाएगा एक्स और वाई का
प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है, इतना करके प्रॉफिट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ तक हम लोगों ने पीएल अप्रूव किया, अब हम लोग को करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट में एक्स वाई सबसे पहले ओल्ड कैपिटल जो होता है वो ब्रॉट डाउन होता है क्रेडिट साइड में। ओल्ड कैपिटल देखो 24,000 एंड 16,000। अब कैपिटल जो है ये बिजनेस में स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया इन लोगों ने 24,000 और 16,000। इसके बाद इन लोगों का कैपिटल किस तरह से इंक्रीज हो सकता है, बिजनेस कर रहे हैं ये लोग तो इन लोगों को क्या क्या मिला ये देखो, ये हम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन से पता चलेगा। इन लोगों को क्या मिला, इन लोगों को सैलरी मिला, किसे, वाई को, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करना पड़ा बिजनेस में, ठीक है। तो अगर हम लोगों को क्या हो रहा है, अगर तुम लोग खुद को एक्स या वाई मानोगे तो देखो पैसा मिल रहा है, एक्स और वाई को पैसा मिल रहा है, तो किस चीज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये इधर क्यों गया, क्योंकि जैसे ही कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में जो है उसमें ऐड होना चाहिए। इस तरह से सोच सकते हो कि 24,000 में पैसा ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल का जो कि है 960 एंड 640, शायद यही था, 960 एंड 640 कैपिटल का पैसा जो है वो ऐड हो रहा है। तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, तो इधर ही लिखना पड़ेगा हम लोगों को। बाई सैलरी, ये देखो इधर सारा पैसा जमा हो रहा है, सैलरी मिल रहा था शायद वाई को मिला था 4,000 करके 4,800 और एक्स को मिला था कमीशन, तो कमीशन कितना मिला है 16,400, 16,400, ये वाई को नहीं मिला। अच्छा, क्योंकि जैसा जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद दोनों को मिला है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि इक्वल है 30,715, 30,715, 30,715। अब ड्राइंग्स, इन लोगों ने पैसा ड्रॉ किया है तो कैपिटल कम हो जाएगा, ड्राइंग्स करते हैं, अभी तो हम लोगों ने अकाउंट्स में किया था, बैलेंस शीट से कैपिटल से लेस करते हैं ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा 12,000 एंड 10,000, तो ओवरऑल ड्राइंग्स है 12,000 एंड 10,000। क्योंकि डीड ऐसा ही बना हुआ था कि जब भी कोई पार्टनर ड्रॉ करे तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अगर दे रहा है वो लोग, उन लोगों के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उन लोगों का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो कैपिटल इधर लिखा हुआ है, अकाउंट्स छोड़ो, अगर कैपिटल इधर लिखा हुआ है तो ये सब हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग इधर ऐड कर रहे हैं, तो लेस करना पड़ेगा, तो इधर करना पड़ेगा, ठीक है। और एंट्री हिसाब से देखोगे तो कैपिटल से ही क्या हो जाएगा, ड्रॉ करेंगे तो कैपिटल कम होता है तो डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स और एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया था 360 एंड 300। अब देखते हैं कि बिजनेस करने के बाद इन लोगों का कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ रहा है। तो इधर टोटल करो 24,000 प्लस 960 प्लस 16,400 प्लस 30,715, तो 72,075, तो 72,075 माइनस 12,360, तो 59,715, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया पार्टनर एक्स का। और पार्टनर वाई का देखो 16,000 प्लस 640 प्लस 4,800 प्लस 30,715, 52,155, 52,155 लेस कर दो 10,300, तो ये आ गया 41,855। तो ये आ गया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखो,
यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल और नीचे लिखना पड़ेगा x और y, और ये है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ऑल दैट, तो कैपिटल कौन सा हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। तो 59,715, 41,855, टोटल करके देखो कितना होता है। 1,01,5,700, 1,15,70। अच्छा, कैपिटल के अलावा और क्या आएगा, देखो यहाँ पर सेल्स, ओपनिंग, लोन आ जाएगा। लोन दिया हुआ है, लोन का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अरे तुम लोग करते जाओ। ये पीडीएफ थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा हाथ लगा कि नहीं इधर उधर हो जाता है। अच्छा, देखो क्या क्या आएगा। लैंड, और क्या आएगा, परचेज तो नहीं आएगा, और इंटरेस्ट। अच्छा, फर्नीचर था, एसेट साइड में लैंड आएगा, फर्नीचर आएगा, तो इससे लिखते हैं लैंड 11,000, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था, फर्नीचर फर्नीचर था 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,000, तो हो जाएगा 9,000। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक था 1,20,000, और इसके अलावा था लोन था, लोन का डेबिट बैलेंस यानी एसेट होगा, तो लोन का डेबिट बैलेंस 20,000 एसेट होगा, ये पहले भी मैंने बताया था। अच्छा, तो और देखो, और तो कुछ नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये सब पार्टनरशिप में वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, और वो ऐसे भी टोटल होके कैपिटल में चला गया। देखो ये जो एडजस्टमेंट है, ये ऑलरेडी क्या हो गया, ये ऐड होके लेस होके, जो ऐड होना था ऐड हुआ, लेस होना था लेस हुआ, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस में चला गया। ये भी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्ट हुआ, ये भी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस में ही शो हो रहा है। प्रॉफिट भी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस में आ गया। डिप्रिशिएशन तो हम लोगों ने लिख दिया फर्नीचर का, और पार्टनर शेयर प्रॉफिट, लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ पार्टनर शेयर प्रॉफिट, तो वो भी हम लोगों ने कर लिया है कि प्रॉफिट इन लोगों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसका टोटल करेंगे। अच्छा, कुछ कैश है कि नहीं, कैश है, हाँ कैश और रिजर्व। हाँ, कैश 3,000 है, वो लिखना है। और रिजर्व फंड ये लाइबिलिटी होता है, तो ये देखो रिजर्व फंड ये लिखना पड़ेगा। रिजर्व फंड हम लोगों ने जितना क्रिएट किया 61,430। अब टोटल करो, देखो हो टैली हो जाएगा। ये हो गया 0, 1,63,000, और इधर भी देखो 11 एंड 9, 20, 20, 40, 40, और ये 1,63,000। तो अगर पार्टनरशिप देगा तो तुम लोगों को इस तरह से करना पड़ेगा।
तो ये बल्कि इजी था, फिर भी उतना टफ नहीं था। अच्छा, अब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, तीन ये देखो 3 या 4 ऐसा कुछ है। हाँ, 4 क्वेश्चन है, एमसीक्यू हम पूछते हैं, तुम लोग मुझे बताओ। देखो हम समझा देते क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एमसीक्यू है तुम लोगों का। एट द ईयर एंड, मतलब जब ईयर एंड हो गया, एन अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दैट ईयर विल बी डिल्ट इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट। बोल रहा है कि ईयर एंड हो गया है और इलेक्ट्रिसिटी का पैसा जो है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक बिल रेज हुआ था, उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, यानी बाकी था ड्यूरिंग दैट ईयर। मतलब जिस ईयर हम लोगों ने कंज्यूम किया, उस ईयर इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट है वो करना बाकी है, जो अमाउंट आ रहा था आफ्टर कंजम्पशन, ठीक है। तो ये जब हम लोग ड्यूरिंग दैट ईयर विल बी डेल्ट इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो जो आउटस्टैंडिंग या फिर जो बाकी पैसा, एक्रूड पैसा रहता है, वो जो हम लोग जिस तरह से अकाउंट्स में डील करते हैं, उससे क्या बोला जाता है, क्या कंसेप्ट? रियलाइजेशन, एक्रूवल, कंजर्वेटिज्म या नन ऑफ दिस? बताओ कौन सा कंसेप्ट होता है जिसके वजह से हम लोग ये आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट करते हैं? कौन सा? एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल मतलब बाकी, ठीक है। देखो ये देख के ही पता चलेगा, एक्रूवल मतलब बाकी, ठीक है। तो ये जो एक्रूवल प्रोसेस है, उसी से हम लोग ये आउटस्टैंडिंग वाला जो प्रोसेस है वो डील करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? जो फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्यूचर में अगर कुछ इवेंट होगा तो वो लाइबिलिटी ऑकर होगा। तो ये देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, ये क्वेश्चन ही वो है, ठीक है। देखो अगर किसी को आता है बताओ, फिर हम समझाते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहाँ दिखाया जाता है? हाँ, ये ऑप्शन बताओ। ऑन द लाइबिलिटी साइड, ऑन, देखो लाइबिलिटी है तो तुम लोग के दिमाग में आएगा शायद लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड तो हो नहीं सकता है। नन ऑफ द अबव भी फिर नहीं होगा। बच्चा दो कंफ्यूजन, एक ऑन द, हाँ बताओ। सी হবে। ऑप्शन सी होगा, एज ए नोट इन बैलेंस शीट, ठीक है। हम बता देते, देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो है लेकिन कंटिंजेंट है, हो भी सकता है लाइबिलिटी नहीं भी हो सकता, इसीलिए बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में इसे दिखाया जाता है कि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी इतना है। और अगर ये लाइबिलिटी फ्यूचर में ऑकर हो जाता है तो फिर वो बैलेंस शीट में चला जाता है। अगर फ्यूचर में ऑकर हो जाता है तो यहाँ से जाके वो बैलेंस शीट में पहुंच जाता है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम लोग लाइबिलिटी में इसीलिए नहीं दिखाते बिकॉज ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे कहाँ दिखाते? फुट नोट में दिखाते हैं। और जब ये लाइबिलिटी ऑकर हो जाता है तो फिर उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। मतलब लाइबिलिटी साइड में तभी अपियर करवाएंगे जब वो एग्जैक्टली होगा, ये हम लोगों को पता चल जाता है, यानी ऑप्शन सी। अच्छा नेक्स्ट देखो, दिख रहा है तुम लोगों को? बैड डेट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन किया है। ऑप्शंस देखो, बैड डेट रिकवर 750, इट विल क्या होगा? बैड डेट रिकवर का एंट्री बताओ, आंसर भी हो जाएगा। बैड डेट रिकवर होने से क्या होता है? पैसा आता है, बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। टू क्या होता है? टू बैड डेट रिकवर्ड या फिर रिकवर, जो भी हो। तो 750 750। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रेडिटेड टू बैड डेट अकाउंट नहीं, क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवरी, क्रेडिटेड टू डेटर पर्सनल अकाउंट नहीं। हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या क्या बताया दिख रहा है तुम लोग को? कैलकुलेटर लो, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। सेल्स बता दिया है, परचेज बता दिया है, ओपनिंग स्टॉक बता दिया है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। कैलकुलेट करो, हम 2 मिनट टाइम देते हैं, कैलकुलेट करके मुझे बताओ सही आंसर क्या होगा। ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था।
कहाँ गया? 44,000. 44,000, हाँ ऑप्शन बी होगा 44,000। देखो इसे तुम लोग दो तरह से कर सकते हो, हम दोनों तरह से दिखा देते हैं। देखो एक तो सिंपल ऐसे ट्रेडिंग कर लो, कुछ नहीं आता है तो कम से कम इससे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते। टू परचेज 1,60,000, बाई सेल्स 1,80,000। अच्छा ओपनिंग स्टॉक भी था, ठीक है ओपनिंग स्टॉक 34,000, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना 20% ऑन कॉस्ट बता दिया है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ये नहीं पता, ये ढूंढना है। और यहाँ पर जीपी लिखेंगे, लेकिन जीपी जो है ना ये बताया है कॉस्ट पे, तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखो, कॉस्ट पे 20%। तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने बताया है कॉस्ट प्रॉफिट और इससे क्या लिखे सेल। तो देखो प्रॉफिट कितना है 20, किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। तो बताओ सेल प्राइस कितना होगा। अरे सेल क्या होता है बताओ। 120. सेल होगा 120, तो प्रॉफिट ऑन सेल क्या हो जाएगा 20/120। 20/120 से सिंप्लीफाई कर लो तो 1/6 आता है। तो क्या बताया है प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के ऊपर 1/6 है, ठीक है। तो कॉस्ट के ऊपर अगर 1/6 है, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया कॉस्ट निकाल लिया तो टफ हो जाएगा ना। प्रॉफिट ऑन सेल निकालते हैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल क्या होगा, कॉस्ट तो दिया हुआ ही था हम लोगों को। प्रॉफिट ऑन सेल निकालो 20/120। अच्छा मैंने सेल ही तो लिखा है, सॉरी सॉरी कुछ और ही बोल दिया मैंने। ठीक है तो क्या है प्रॉफिट ऑन सेल ही लिखा है, मुझे लगा कॉस्ट लिखा है। सेल 1/6 है तो 1,80,000 पे 1/6 लगाओ, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल तो निकल के आ गया और सेल तो है 1,80,000, तो 1,80,000 पे 1/6 लगाओ, कितना होता है 30,000. 30,000 जीपी आ गया, ठीक है। अब 30,000 आ गया, यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो, यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो टोटल करके बैलेंस करके, जैसे जीपी निकालते हो उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक निकालो। 44,000 ही आएगा देख लो। हाँ 44,000 आएगा, इस तरह से कर सकते हो। या फिर अगर कॉस्ट का मेथड लगाओगे तो देखो इस तरह से कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या होता है सेल्स होता है। ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को पता है, ओपनिंग स्टॉक है 34,000। परचेज जो हम लोगों को पता है, परचेज कितना है, परचेज है 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता, सेल्स जो है हम लोग को पता है 1,80,000। तो देखो कितना होगा। अच्छा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स होना चाहिए, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स होना चाहिए, उसमें भी सेम ही होगा, तुम्हें यहाँ कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 1,80,000 पे प्रॉफिट कितना है 30,000, इस तरह से लिख के भी कर सकते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू जितना सेल हो गया, लेकिन ये भी कॉस्ट पे है, ये भी कॉस्ट पे है, ये भी कॉस्ट पे है, तो यहाँ पर हम लोग सेल वैल्यू तो नहीं ले सकते, सेल जो किया है उसका कॉस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो देखो उसमें भी सेम ही आंसर आएगा, 34,000 प्लस 1,60,000 कर लो और उधर माइनस करने पे जितना आएगा देखो, क्लोजिंग स्टॉक 44,000 आएगा। $34,000 प्लस 1,60,000 हो गया 1,94,000, और ये इधर माइनस हो जाएगा 1,80,000 माइनस 30,000, 1,50,000 माइनस हो जाएगा और इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, तो 1,50,000 माइनस 1,94,000 तो 44 ही आएगा। कैसे भी करो ये तो तुम्हें करना ही है। तो मेन जो इसमें ध्यान देने वाला बात था, तुम्हें ये देखना है तुम लोगों को कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या है, 20% ऑन क्या बताया है, कॉस्ट पे पता है, 20% ऑन कॉस्ट। अगर ये डायरेक्ट सेल पे बता देता तो इतना चक्कर ही नहीं होता, तुम लोग डायरेक्ट 1,80,000 पे 20% लगा सकते थे।
तो देखो सॉल्व तो हम लोगों ने सारा ही कर लिया है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर बताओ ट्रू फॉल्स क्या होगा। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स फॉल्स। एबिलिटी नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स, फॉल्स होगा बिकॉज हम लोग जब कोई एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा एसेट, करंट एसेट हो जाता है, एसेट साइड में जाता है। और नेक्स्ट वाला बताओ। इनकम False. स्टेटमेंट को तो फॉल्स नहीं होगा करते। क्योंकि इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है, ये जो है ये हम लोगों का क्या क्या इफेक्ट करता है, ये हम लोगों को ट्रेडिंग में भी दिखाना पड़ता है और उसके साथ साथ ट्रेडिंग, मतलब देखो अभी इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग आ जाता है, ट्रेडिंग पीएल, तो सिर्फ ट्रेडिंग पीएल में नहीं होगा, पीएल में तो हाला होता नहीं है, ये ट्रेडिंग में होता है, ये हो जाता है ट्रेडिंग में। लेकिन अभी तो ट्रेडिंग एंड पीएल को मिला के ही बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट, तो लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग को तो इफेक्ट नहीं करता है ना, मतलब इनकम स्टेटमेंट को नहीं करता है, उसके साथ साथ बैलेंस शीट को भी करेगा इफेक्ट। बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, एसेट साइड में बैलेंस शीट में हम लोग को लिखना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें बैलेंस शीट नहीं करना है, ये अनसॉल्व है, तो ये हम बता देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट्स में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ओपन किया हुआ है तो तुम लोग ट्राई करो और मुझे बताओ कि ट्रेडिंग क्या होगा, फिर हम बता देते कुछ गलत होगा तो कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। उसके बाद जो 2 है वो हम होमवर्क देंगे। तो तुम लोग स्टार्ट करो ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग एंड पीएल बोल के लिख के स्टार्ट करो। बहुत ही इजी है देखो, इसीलिए हम बोल रहे हैं। परचेज है तो परचेज लिख दो, टू परचेज, बाय सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड जो है, रिटर्न आउटवर्ड यानी ये परचेज से लेस होगा, रिटर्न इनवर्ड जो है सेल्स से लेस होगा, टू वेजेस हो जाएगा, ये पीएल में चला जाएगा सैलरी, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाएगा। ड्यूटी ये बताओ ये कहाँ जाएगा, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस कहाँ जाएगा, ये तो तुम लोग को पता है, ट्रेडिंग 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 पीएल, ट्रेडिंग पीएल, ये बताओ ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। हाँ ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हम लोग जो स्टॉक बेचना चाहते हैं उस पे उसको क्लियर कर, मतलब जो वो वेयर हाउस वगैरह में रहता है तो वहां से क्लियर करके लाना पड़ता है, मतलब वो जो डिपो वहां पर रहता है, जो मतलब गुड्स जो रहता है उससे हम लोगों को लेके आना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग को ड्यूटी यानी टैक्स और क्लियरिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। फैक्ट्री रेंट बताओ कहाँ जाएगा, फैक्ट्री रेंट है, ये याद रखो। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जाएगा बिकॉज यहाँ देखो फैक्ट्री रेंट बता रहा है, इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है, लेकिन तुम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाने बोला है, बोला है ट्रेडिंग एंड पीएल बनाओ। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने बोलता तो तुम लोग क्या करते पता है, ये जो परचेज क्या है, रॉ मटेरियल, ये कैरेज इनवर्ड और ये जो फैक्ट्री रेंट है, ये सब हम लोग वहां दे देते, लेकिन क्योंकि हम लोग को बोला है ट्रेडिंग और पीएल बनाओ, तो फैक्ट्री रेंट जो है, ये फैक्ट्री जो है वो ट्रेडिंग का हिस्सा होता है। लेकिन ऑफिस रेंट, ऑफिस जो है ये बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा है, क्योंकि पीएल में क्या जाता है, पीएल में जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो बताओ ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा, बता ही दिया मैंने, एक्चुअली पीएल में जाएगा। पीएल अच्छा में जाएगा, पीएल में। और फ्यूल एंड पावर ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। हाँ क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो फिर ट्रेडिंग में जाएगा, इसलिए फ्यूल एंड पावर चाहिए। ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस ये किधर जाएगा बताओ? ये तो ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, ये बिजनेस को मेंटेन करने का है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, तो ये PL में पीएल में। ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट ये भी पीएल में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड पीएल, डिस्काउंट रिसिप्ट पीएल, इंश्योरेंस पीएल, बैड डेब्ट्स पीएल में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस ये बताओ कहाँ जाना PL में चाहिए? जाएगा, ये पीएल में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट ये सेलिंग PL में डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। का है, ये भी पीएल का है। ये ट्रेडिंग में जाएगा और ये जाएगा ट्रेडिंग में, ओपनिंग और ये क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मैंने बता ही दिया, फटाफट तुम लोग लिखो, लिख के मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, जीपी क्या आ रहा है और नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है।
जीपी एंड नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है बताओ। टू ओपनिंग स्टॉक 37,000, टू परचेज 1,50,000 minus return outward 20,000, 1,30,000. To carriage inward 3,000. To carriage inward. To wages 25,000. To fuel and power 1,000. To duty and clearing charges. Duty and clearing charges 500. Factory rent 2,500 था शायद. फैक्ट्री रेंट ना 1,500. Buy sales less return inward 30,000. 2,70,000. 2,40,000. Buy closing stock 55,000. तो देखो जीपी कितना आता है. ये 2,95,000 हो गया. माइनस करके देख लो. $96,000. 96,000. अच्छा तो 96,000. मेरा लेकिन 97 क्यों आ गया पता नहीं. शायद कुछ गलत हो गया होगा. ये सब लिख के ही आ रहा है ना 96,000. या मैम आंसर तो एक्चुअली वो फैक्ट्री में 1,500 ले लिया, वो 2,500 है. ओ अच्छा अच्छा. फैक्ट्री रेंट 2,500 है. ठीक है तब 96,000 ही आएगा. और पीएल लिख लेते हैं. बाय जीपी 96,000. बाय डिस्काउंट रिसिप्ट था 460. बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट 540. टू सैलरी 15,000. टू कैरेज आउटवर्ड 2,000. टू ऑफिस रेंट 1,500. टू traveling and convenience 950. To rent rates and tax. To rent rates and taxes 2,450. Discount allowed insurance charge. To discount allowed 600. Insurance charge 500. Bad debt 650. Trade expense 200. To bad debt 650. To trade expense 200. To advertisement 900. To depreciation plant और furniture. तो 1250 300 था. 1250 300 और कुछ नहीं था. टू नेट प्रॉफिट
यहाँ टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल देखो कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 96,460 540। 97,000 minus 300 minus 1250 minus 900 minus 200 minus 650 500 600 2450 950 1500 2000 15,000 70,700। तो 17,700। तो ये बहुत ही आसान सा था, इसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह था भी नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो ये दो क्वेश्चन है, देखो ये होमवर्क रहेगा, ये हम दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 3 और उसके साथ नीचे कुछ बैड डेप्ट का सम्स है, 2 3 4 5 5 तक ये होमवर्क रहेगा। जो अनसॉल्व है 3 4 5 तक होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो स्टडी नोट 3 कंप्लीट हो गया हमारा, जो भी कंसेप्ट वगैरह था स्टडी नोट 3 में, बैड डेप्ट एंड फाइनल अकाउंट्स। अब ये अच्छे तरह से होगा तभी नेट मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल एंट्री हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो तुम लोग वो जो होमवर्क दिया है मैंने जरूर प्रैक्टिस करो, तब तुम लोग समझ पाओगे कि तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज का क्लास यही ओवर होता है।